सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनिमी कॉर्नर में। आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube चैनल से। आज द गुड नाइट करंट अफेयर शो, जो करंट अफेयर डिस्कस हो रही है आज आप लोगों के साथ, उसका नाम है द गुड नाइट करंट अफेयर शो। इस करंट अफेयर शो में आपसे हम बात करेंगे। आज ये तीसरा दिन होगा करंट अफेयर का। इसके पहले 2 वीडियो और करंट अफेयर के हम ला चुके हैं, जहां पर हम 2020 क्वेश्चन के माध्यम से आपसे जुड़े थे। तो आज के इस वीडियो में हमें चर्चा करना है करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। लेट स्टार्ट नाउ। पहला, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ध्यान दीजिए, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक के लेखक कौन है या किसके द्वारा लिखी गई है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं: सी रंगराजन, उर्जित पटेल, अमिताभ घोष और चिदम्बरम। 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन का चयन करना है। एक ऑप्शन इसमें एप्रोप्रिएट है, सही है। तो देखेंगे इसका सही उत्तर है, आपको मिलेगा हमारे पूर्व आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल के द्वारा ये लिखी गई है। नाम क्या था उर्जित पटेल ने लिखा जो किताब? द ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। इस पुस्तक का ये नाम था, उन्होंने इस पुस्तक को लिखा था। ये आप देखेंगे इंडियन इकोनॉमी पर लिखी गई एक पुस्तक है जो उर्जित पटेल के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अभी रिसेंटली ये पब्लिश हुई है। तो आज के क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। सरकारी दस्तावेजों में को सेल्फ स्कैन करने के लिए किस राज्य द्वारा पहल शुरू की गई है? देखेंगे आपके पास 4 ऑप्शन है: उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल। इसका सही जवाब आपको मिलेगा, तो आप इसका सही जवाब देखेंगे। इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल। ठीक है, आप देखेंगे इसके तहत क्या किया गया है, पश्चिम बंगाल की सरकार ने किया क्या है। देखिए, पश्चिम बंगाल की सरकार ने सेल्फ स्कैन नाम का एक ऐप लेके आया है, जिसके तहत उसने क्या किया, जितने भी गवर्नमेंट दस्तावेज, जितने सरकारी दस्तावेजें हैं, उन्हें स्कैन करके वो सेव कर लेगी अपने यहाँ। और जब भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की ज़रूरत होगी तो वहाँ से वेरिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बातें थी आपकी क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, बात करते हैं। हाल ही में खबरों में रहा गोल्डन वर्ड विंग्स। ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गोल्डन वर्ड विंग्स क्या है? तो खबरों में ये बना हुआ था, आप देखेंगे लगातार खबरों में था। अभी 8 जुलाई को लेकर इसमें बड़ी डिसीजन आई थी। देखेंगे, देखिए ये ऑप्शन है महाराष्ट्र द्वारा राजकीय तितली। दूसरा, पश्चिमी घाट में पाई जाने वाली केला की प्रजाति। हिमालय में पाई जाने वाली भारत की सबसे बड़ी तितली। और पश्चिमी घाट में खोजी गई मेढक की प्रजाति। तो गोल्डन वर्ड विंग क्या है? आप लोगों को याद आ रहा हो, नहीं याद आ रहा हो तो इस इमेज के साथ आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। ये एक तितली की प्रजाति है। ऐसे में आपके पास एक ऑप्शन कट जाएगा, मेढक की प्रजाति कट गया, ठीक है, केला की प्रजाति कट गया। अब ऑप्शन बचा ए और सी। तो देखेंगे जो सही जवाब इसका है, सही जवाब ये है कि हिमालय में पाई जाने वाली भारत की सबसे बड़ी तितली है। ऑप्शन सी इज द राइट। इसके बारे में थोड़ी सी अगर हम आपसे बात कर लें, इसकी 2 प्रजातियां, इसमें एक नर और मादा होती हैं। जो नर होता है उसकी जो लंबाई होती है, आपको बता दें 106 mm होती है। इसकी आकार होता है 106 mm, जबकि जो मादा होती है लगभग इसका डबल होता है, 194 mm बड़ी होती है मादा। ऐसे में आप देखेंगे भारत की सबसे बड़ी तितली घोषित हुई है। और ये कहाँ पाई जाती है? ये हिमालय में पाई जाती है। ठीक है, इतनी बातें अगर क्लियर हो तो यहाँ से थोड़ी सी और आगे बात करें। कहाँ पे मिली आपको? ये हिमालय में मिली। और इतना ही नहीं, देखेंगे 8 जुलाई 2020 को भी रिसेंटली 1 महीने पहले, इसे 1 महीने या 1.5 महीने पहले जो भी डेट है, आप देखेंगे इसे भारत की सबसे बड़ी तितली घोषित की गई है। इसलिए आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। और देखेंगे 2 तितलियां और खोजी गई हैं। कहाँ पर खोजी गई हैं? ये 2 तितलियां अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई हैं। उनका नाम आपको बता दें, एक का नाम है हेयर स्ट्रिक, और हेयर स्ट्रिक स्ट्राइड विभागन बोलते हैं, और दूसरे का नाम है एल्ज्यूसियो प्रिंस। ये 2 नई तितलियां खोजी गई हैं। इन 2 तितलियों की खोज के बाद टोटल भारत में जो तितलियों की संख्या है वो बढ़ गई। अगला प्रश्न हमारा उसी पे है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में 2 तितली खोज की गई, जिसके बाद भारत में पाई जाने वाली कुल तितलियों की कितनी प्रजाति है? संख्या नहीं, प्रजाति की बात हो गई है। 2 प्रजाति और बड़ी है। अब तक इसके पहले भारत में कुल मिलाकर पाई जाती 1325 प्रजातियां थी तितली की। अब 2 और बढ़ जाने से
हो गई है 1327। ऐसे में सही आंसर इज सी। ठीक है, जो राइट आंसर इज सी होगा इसका। इसके बाद आपको अगले प्रश्न की ओर हम ले चले, यानी अब आपको यहाँ समझ में आया क्या, एक चीज स्पष्ट हुई कि जो भारत में टोटल तितली की प्रजातियां हैं वो 1327 है। अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में दो तितली की प्रजाति खोजी गई है, और सबसे बड़ी तितली हिमालय में पाई जाने वाली तितली है, जो 88 वर्षों बाद इसे आप देखेंगे भारत की सबसे बड़ी तितली घोषित की गई है। इसमें 106 नर है और जो मादा है 194 की आकार की है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप देखेंगे इसमें क्या है, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर कार्यक्रम किस वंचित वर्ग के लिए लाया गया है। ये एक प्रोग्राम है जो भारत सरकार के द्वारा लाया गया। तो ये बात करना है किस वंचित वर्ग के लिए लाया गया है। आप देख रहे हैं गोइंग ऑनलाइन एज लीडर। तो इसकी अगर हम डिटेल की आपसे बात करें तो ये प्रोग्राम 4 ऑप्शन आपके पास है। पहले ऑप्शन पर विचार कर लेते हैं। ऑप्शन है विकलांग महिलाओं के लिए, आदिवासी युवाओं के लिए, वृद्ध व आश्रित वर्ग के लिए और गर्भवती महिलाओं के लिए। 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन में अगर आप देखेंगे जो सही आंसर है वो सही आंसर है ये आदिवासी युवाओं के लिए लाया गया है। जो आदिवासी युवा हैं उनके लिए यह प्रोग्राम लाया गया है भारत सरकार के द्वारा। देखेंगे कब आएगी ये सरकार, ये प्रोग्राम कब आया है। यह प्रोग्राम मई 2020 में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। केंद्रीय जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा प्रारंभ की गई है ये योजना। और जो अर्जुन मुंडा है खुद एक जनजाति से, मुंडा जनजाति से बिलोंग करते हैं। और देखेंगे इसके तहत क्या किया गया है, जो आदिवासी युवाएं हैं इन युवाओं को मेंटरशिप प्रदान किया जाएगा। ये मेंटरशिप एक कार्यक्रम है भारत सरकार का। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में देश का पहला पूर्णतः डिजिटल संगठन कौन सा बना है। कौन सा ऐसा संगठन जो 100% डिजिटली हो गया है। 4 ऑप्शन आपके पास है। एक है NHAI, NHAI का पूरा नाम बता दें, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दूसरा है नाबार्ड, फिर है हेल्थ मिनिस्ट्री और चौथे पे है इसरो। 4 ऑप्शन आपके पास है। चारों में आपको सही जवाब का चयन करना है और सही जवाब आपका है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये भारत का पहला ऐसा संगठन बना है जो पूरी तरह से 100% पूर्णतः डिजिटल हो गया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगले प्रश्न अगर हम चलेंगे तो NHAI के बारे में जो भी आपको डिटेल जाननी थी ये आपको करंट में जरूरी था जिसे बताना। ठीक है, इसके बाद चले हाल ही में खबरों में दिखने वाला आरोग्य पथ पोर्टल क्या है, या आरोग्य पथ पोर्टल क्या है इसको तो हम बताएंगे भी। आरोग्य पथ पोर्टल किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है, कौन सी ऐसी संस्था है जिसने स्टार्ट की है। तो देखिए आरोग्य पथ पोर्टल के बारे में थोड़ा सा अगर हम आपको बता दें तो जो आरोग्य पथ पोर्टल है ये स्वास्थ्य कर्मियों जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य है इसकी देखभाल के लिए शुरू की गई है। इससे जिनकी भी स्वास्थ्य समस्याएं हैं उनको देखभाल के लिए शुरू की गई है, खास करके कोरोना पीरियड में। आप देखेंगे इस संस्था को शुरू करने वाला कौन है, DRDO, CSIR, NHAI और हेल्थ केयर ऑफ इंडिया। तो आप लॉजिकल हटा सकते हैं, इसमें से ऐसा प्रश्न बनाया गया है इसमें 2 बड़े आसानी से एलिमिनेट हो। DRDO तो हो नहीं सकता क्योंकि रक्षा मंत्र कार्य करता है। NHAI हो नहीं सकता, 2 बचा, एक CSIR और दूसरा हेल्थ केयर ऑफ इंडिया। तो इसमें जो सही जवाब है आप देखेंगे वो सही जवाब है CSIR। ये CSIR के द्वारा ये कार्यक्रम या ये पोर्टल शुरू किया गया है जिसके तहत जो हेल्दी चेन है, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य है उसकी देखभाल की जाएगी। ठीक है, इतनी बात आपको यहाँ पे जानना था, उसके लिए पोर्टल बनाया गया है। ये पोर्टल का होम पेज आपको दिख रहा होगा जो हमने इमेज में दिखाया है। इसके आगे भारत का पहला लाइकेन या कवक पार्क किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। तो आप देखिए लाइकेन का पहला पार्क बनाया जा रहा है, वो कहाँ पर अवस्थित है या कहाँ पर बनाया जा रहा है इसकी बात हो रही है। तो आपके पास 4 ऑप्शन, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। तो विचार कीजिए सही जवाब क्या हो सकता है और आपको हम बताएं तो सही जवाब इसका है उत्तराखंड। राइट आंसर इज सी, नेम उत्तराखंड। आइए इसके बारे में देखें, लाइकेन के बारे में थोड़ी सी बात करें। लाइकेन होते क्या है। लाइकेन देखिए अगर हम थोड़ी सी आपको यहाँ पे और डिटेल करने की कोशिश करें तो आ जाइए। लाइकेन क्या होते हैं, जो लाइकेन होते हैं या कवक ये होते हैं वनस्पति का एक प्रकार है। क्या है, एक वनस्पति का प्रकार है। और देखेंगे इतना ही नहीं, ये जो प्रदूषण होता है
जो प्रदूषण होता है, इस प्रदूषण का सबसे पहला प्रभाव इन्हीं लाइकेन पे पड़ता है। इस नज़रिए से अगर देखा जाए तब पॉल्यूशन के सबसे बेस्ट इंडिकेटर है। ठीक है, अगर कहीं पे पॉल्यूशन है तो वहाँ पर ये सबसे पहले प्रभाव पड़ता है लाइकेन पर, कवक पर। इसी उद्देश्य से देखा जाए जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में ये एक लाइकेन का पार्क बनाया जा रहा है और उत्तराखंड में देखा जाए तो कुल मिला जुलाकर 600 लाइकेन की प्रजातियां पाई जाती हैं, जो कि बहुत बड़ी संख्या होती हो सकती है लाइकेन के लिए। आप देख रहे हैं ये उत्तराखंड के लाइकेन है जो सड़े गले स्थानों पर उगे हुए हैं। इसके अलावा क्या जाना जाए, ये बन कहाँ रहा उत्तराखंड में? उत्तराखंड में बन रहा एक स्थान है मनस्यारी। ये कहाँ पर है? ये कुमाऊं जिले में है। उत्तराखंड का जो कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर मनस्वारी नामक स्थान पर ये बनाया जा रहा है। स्पष्ट है। और देखेंगे इसके लिए एक चीज और, इसका जो एरिया है, जो पार्क बनाया जा रहा है उसका एरिया है 2 एकड़ में, और उस जहाँ पर ये बन रहा है उसकी हाइट है 5000 मीटर की ऊंचाई पर इसे स्थापित किया जा रहा है, इस लाइकेन पार्क को। इतनी बातें आपके लिए महत्वपूर्ण थी, जाननी थी। अच्छा, ये न्यूज में कब था, इसे कब घोषणा की गई बनाने के लिए? घोषणा की गई है 27 जुलाई 2020 को। देखेंगे एकदम रिसेंट है, बहुत अपडेट है ये आपका करंट अफेयर। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। इतनी बातें अगर स्पष्ट हो तो यहाँ से एक प्रश्न और हम लेंगे इसी से, जिसका हमने डिस्कशन यहीं पर कर दिया है, अतः आप उसको देख लें। क्या है? निम्न में से प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक कौन सा होता है? तो इसको हमने अभी पिछली वीडियो डिस्कशन में बताया कि आपके पास ऑप्शन है बैक्टीरिया, विषाणु, कवक और समुद्री जीव। तो अभी हमने आपको अभी डिस्कशन के दौरान बताया कि जो लाइकेन होते हैं, जो कवक होते हैं, ये सबसे अच्छे सूचक होते हैं प्रदूषण के। ठीक है, खास करके एयर पोल्यूशन के। ठीक है, ओके, आगे चले यहाँ से। खबरों में दिखने वाला पंचवटी योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? पंचवटी योजना, 4 ऑप्शन आपके पास है। गरीबों के लिए आवास से या इसके तहत आवास दिया था। दूसरा, अनुसूचित जाति या जनजाति को आर्थिक सहायता देने के लिए। तीसरा ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए। एंड फोर्थ एंड लास्ट ऑप्शन है भारतीय प्रवासियों को आर्थिक सहायता देने के लिए। ये 4 ऑप्शन आपके हैं पंचवटी योजना से रिलेटेड। तो इसमें देखेंगे सही जवाब क्या है। सही जवाब आपको मिलेगा ये है ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक योजना लाई गई है, जो स्पेशली एक सरकार के द्वारा लाई गई है। आप देख रहे होंगे ये पंचवटी योजना में कुछ वृद्धों को दिखाया गया है जो वरिष्ठ नागरिक हैं, इसी योजनाओं के लिए लाई गई है। और लाया गया कहाँ से, किस सरकार द्वारा? ये लाया गया भारत सरकार की योजना नहीं है, यह है हिमाचल प्रदेश सरकार की। ये हिमाचल सरकार की योजना है जो पंचवटी योजना है। किसके लिए लाया गई है? ये लाया गया है, आपको बता दें, वृद्धों के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए वहाँ के। ये क्वेश्चन नंबर 10 था। अब आते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मर्सर कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे रिपोर्ट 2020 में किस भारतीय शहर को प्रवासियों के लिए सबसे महंगा बताया गया है? ठीक है, 4 ऑप्शन आपके पास हैं। प्रवासियों के लिए सबसे महंगा की बात हो रही है। पहला ऑप्शन है आपके पास नई दिल्ली, दूसरा है कोलकाता, तीसरा है बेंगलुरु और फोर्थ है मुंबई। तो अगर इन 4 ऑप्शन को आपने देखा तो इसका सही जवाब आपको हम बताएं, इसका जो सही आंसर है ये है मुंबई। सही आंसर इसका है मुंबई। ये मुंबई सबसे प्रवासियों के लिए महंगा शहर है। इसके बारे में कुछ अगर आपको जानना हो तो ये देखिए, जो रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट आई है 9 जुलाई 2020 को। ठीक है, इसके तहत जो बताया इन्होंने कि जो भारत का सबसे महंगा शहर है प्रवासियों के लिए, वो आपका मुंबई है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, महात्मा ज्योतिबा फुले आरोग्य योजना किस सरकार की पहल है, किस राज्य सरकार की यह पहल है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड एंड महाराष्ट्र। तो सही आंसर के बारे में सोचिए, महात्मा ज्योतिबा फुले आरोग्य योजना के बारे में। देखिए ये इसका सही जवाब जो है, इसका सही जवाब है महाराष्ट्र सरकार। अब कुछ अगर हम डिटेल बात करें तो देखेंगे ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लाई गई एक योजना है, जिसके तहत क्या प्रावधान किया गया है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको हम बता दें कि क्या ऑब्जेक्टिव है, किस ऑब्जेक्टिव से लाई गई है। जैसा कि इसके पहले हमने आपको बताया था, पंचवटी योजना का ऑब्जेक्टिव था ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुविधा देना। वैसे ही आप देखें इस महात्मा ज्योतिबा फुले आरोग्य योजना का क्या उद्देश्य है। देखिए
जितने भी सभी नागरिक महाराष्ट्र के हैं, सभी नागरिकों के लिए ये योजना लाई गई है। और किस लिए आप देखेंगे, फ्री हेल्थ केयर के लिए, यानी फ्री मेडिकल फैकल्टी के लिए, फ्री चिकित्सीय सुविधा के लिए यह महाराष्ट्र सरकार ने लाई थी। बड़ी ही महत्वाकांक्षी योजना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसके द्वारा लाई गई है? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लाई गई है। और देखेंगे क्या, महाराष्ट्र सरकार की ये योजना जो है, इसका ऑब्जेक्टिव हमने आपको बताया, नागरिकों के लिए फ्री मेडिकल फैकल्टी। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। 13वां प्रश्न, मिशन सागर थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न के दायरे में है। इसके पहले एक प्रश्न हमने और बताया था जो बड़ा ही महत्वपूर्ण था, जिसका नाम था गोइंग ऑनलाइन एजुकेटर, यानी जो गोल करके था, जो आदिवासी युवाओं के लिए एक मेंटरशिप प्रोग्राम था। इसके पहले एक प्रश्न और हमने डिस्कस किया जो में बहुत महत्वपूर्ण था, गोल्डन वर्ड पिंग। वैसे उसी श्रेणी में 3 प्रश्नों की जो सुपर श्रेणी है, उस सीरीज है, उनमें इसे हम शामिल करेंगे। मिशन सागर भारत सरकार के द्वारा चलाया गया एक मिशन है। ये किनके लिए चलाया गया या इसका उद्देश्य क्या था? 4 ऑप्शन आपके पास है। चीनी सैनिकों को प्रतिक्रिया देने के लिए हिंद महासागर में चलाया गया एक मिशन है। अगला प्रश्न है अगला ऑप्शन है हिंद महासागर में आए चक्रवाती तूफान से सहायता देने के लिए चलाया गया एक मिशन है। अगला बंगाल की खाड़ी में मछुआरों की सहायता के लिए एक मिशन है। अगला हिंद महासागर के देशों को कोरोना, ये गलत लिख दिया, कोरोना नहीं है, ये कोरोना है, टाइपिंग एरर, कोरोना महामारी में सहायता के लिए एक मिशन है। और जो सही जवाब है दोस्तों, आपको बताऊं तो सही जवाब इसका डी है, यानी हिंद महासागर के जो देश हैं जो कोरोना से पीड़ित हैं, कोरोना महामारी से, उनके लिए एक सहायता मिशन है ये। अब थोड़ी सी इसके बारे में अगर हम डिटेल बात करें तो आप देखेंगे ये जो मिशन सागर है, इस सागरी द्वीपों के लिए चलाया गया है। इसके तहत कुछ अगर विशेष आपको बात करें तो हिंद महासागर, आपको लोकेशन याद आनी चाहिए कि हिंद महासागर कहाँ पर है। हिंद महासागर भारत के दक्षिण में अवस्थित है, आपको इतना तो याद ही होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण द्वीप हैं और उन्हीं द्वीपों को ध्यान में रख के चलाया गया। तो ये जो मिशन है ये 5 द्वीपों को लेकर चलाया गया है। कौन कौन से 5 द्वीप हैं? एक स्लाइड के माध्यम से अगर हम आपसे डिस्कस करें तो आपको हम पहले बताएं, ये स्लाइड आ जाए, इधर देखिए, ये आ जाइए, देखिए इस स्लाइड के माध्यम से आपको डिस्कस करते हैं। ये है मिशन सागर। देखिए INS केसरी जो है उसके तहत बहुत बड़ी सहायता दी गई थी वो लोगों को। ये 5 देश हैं, कौन कौन से? हिंद महासागर आप पहले देख लीजिए, हिंद महासागर है, ये पूरा आपका हिंद महासागर है। ये इस हिंद महासागर में रहने वाले 5 देशों के लिए मिशन चलाया गया। कौन कौन से? आप देखेंगे, एक जो मालदीव है, दूसरा सेशल्स, तीसरा मॉरिशस, चौथा मेडागास्कर और 5वां है कामोरोस या कामरो। ये 5 आइलैंड है। इन 5 आइलैंड में कोरोना महामारी से सहायता के लिए, बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा एक मिशन चलाया गया जिसका नाम था ऑपरेशन सागर। एकदम क्लियर होना चाहिए 5 देशों का नाम, एकदम ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार फिर देखें, मालदीव, सेशल्स, मॉरिशस, कोमोरो और आपका मेडागास्कर। ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो 3 नाम यम से हैं। कौन कौन? मालदीव, मॉरिशस एंड मेडागास्कर। और 2 नाम आपको देखेंगे, एक सेशल्स है और एक आपका कोमोरो है। ठीक है, ओके, आगे चलें। अब देखिए अगला प्रश्न इसी पे है जो हमने डिस्कस की। मिशन सागर में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? मिशन सागर चलाया किससे गया? 5 द्वीपीय देशों के लिए कोरोना की महामारी में सहायता के लिए। तो इसमें कौन सा देश शामिल नहीं है? ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी मॉरिशस, ऑप्शन सी सेशल्स एंड डियागो गार्सिया। ये 5 चारों जो ऑप्शन में दिए गए हैं ये चारों इंडियन ओशियन में हैं। लेकिन इसमें आप देखेंगे, जैसा कि अभी हमने आपको डिस्कस किया, डिस्कशन के दौरान आपको बताया कि जो ये मॉरिशस है ये शामिल है, मालदीव शामिल है, सेशल्स शामिल है, डियागो गार्सिया इसमें शामिल नहीं है। ये आप देखेंगे यहाँ पर US का नेवल बेस है, इसलिए न्यूज में था, लेकिन ये मिशन सागर में शामिल नहीं है। ये USA का नेवल बेस है और ये किराए को लेकर आप देखेंगे USA और ब्रिटेन को लेकर इशू था, उसमें ये न्यूज में था।
ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आज का 15वां प्रश्न, हाल ही में एशियाई शेरों की गणना की गई जिसमें पाया गया कि इनकी वृद्धि हुई है, यह कितनी प्रतिशत हुई है? क्योंकि आप देखेंगे जो यूपीपीसीएस का जो ट्रेंड है, यूपीपीसीएस का, वो थोड़ा सा फैक्चुअल हो जाता है, इसलिए हमने आपको याद दिलाने के लिए फैक्चुअल प्रश्न भी ड्रॉ किए हैं। ठीक है, क्रिएट किए। तो देखिए ऑप्शन ए आप देखेंगे 33%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 29%, ऑप्शन डी 40%। तो एक चीज आपको और बता दें यहीं पर कि जो एशियाई शेर हैं इनकी जो गणना हुई है 2020 में हुई है, और इनमें अब संख्या बढ़कर इनकी हो गई है 674। ये संख्या भी पूछी जा सकती है बढ़ने के बाद कितनी हो गई है, हमने तो परसेंटेज कवर किया है, लेकिन दोनों आपको कवर करने होंगे। ओके, अब देखिए एशियन जो शेर होते हैं उनका IUCN स्टेटस क्या है, ये भी आपको बता दें। ये इंडेंजर्ड की श्रेणी में है, इंडेंजर्ड। ठीक है, ये इंडेंजर्ड है, यानी ये संकटग्रस्त की श्रेणी में है, इनके ऊपर संकट बना हुआ है, इनकी आवास को लेकर संकट है, इनकी हैबिटेट को लेकर संकट है। ठीक है, हमने बात की IUCN स्टेटस की, और ये भारत में सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको एक नाम याद होगा, गिर फॉरेस्ट। ये भारत में सबसे अधिक गिर फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। गिर फॉरेस्ट कहाँ है? ये गिर फॉरेस्ट कहाँ है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, आपको सही याद आ रहा है, यह है गुजरात में। ठीक है, इतनी बातें स्पष्ट हो तो अब बताएं कि कितना प्रतिशत बढ़ा है। तो इसमें अगर देखेंगे तो ऑप्शन सी आपका सही है कि 29% ग्रोथ हुई है पूरे एशियाई शेरों में। एक चीज और ध्यान है, बाघों की भी गणना की गई है, उसको लेकर हम प्रश्न बनाए हैं, रखे हैं, लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, लेकिन अभी आज तो हम एशियाई शेरों की ही आपकी चर्चा कर रहे थे। ठीक है, इतनी बातें अगर स्पष्ट हो तो इससे आगे चलें, और अगला प्रश्न भी इसी पर बनाया गया है, आइए उस प्रश्न को देखते हैं। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे देख लीजिए, आपको गिर की लोकेशन दिखा दें, ये है आपका गिर अभयारण्य। कहाँ पे है? गुजरात में। कुछ महत्वपूर्ण और अभयारण्य आपको दिखा देते हैं। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा राजा जी, आपको यहीं पर दिख रहा है कार्बेट, ये दोनों उत्तराखंड में है। वैली ऑफ फ्लावर ये भी उत्तराखंड में है। तो ये आपको कुछ अपनी तरफ से कर लेने होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं अपने वीडियो को। यहाँ पे देखिए, एशियाई शेरों की आबादी निम्न में से कहाँ नहीं पाई जाती, यानी कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पर एशियाई शेर नहीं पाए जाते। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। गिर फॉरेस्ट, ऑप्शन बी बुक्सा टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी पालपुर कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ऑप्शन डी है कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 4 ऑप्शन आपके पास है, चारों में से कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पर ये नहीं पाए जाते। तो आइए इस ऑप्शन पर अगर हम आगे विचार करें तो आपको मिलेगा कि गिर फॉरेस्ट में तो सबसे अधिक संख्या इनकी है, जैसा कि हमने अभी बताया। बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ये वेस्ट बंगाल में है। यहाँ पर जैसा कि आपको बता दें एशियाई शेर नहीं पाए जाते, यही ऑप्शन सही होगा। पालपुर कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बता दें ये मध्य प्रदेश में है, और यहाँ पर री इंट्रोड्यूस किया गया है इन शेरों को। तो हाल ही में ये खबरों में भी था, यूपीएससी ने भी इससे लेकर 2017 में प्रश्न पूछ भी लिया है कि कहाँ पर इनको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो पालपुर कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पर भी एशियाई शेरों की संख्या पाई जाती है। ओके, यहाँ से आगे चलें। अगला प्रश्न आज का 17वां प्रश्न है। अपने वीडियो के अंतिम फेज की तरफ चल रहे हैं। टोटल 20 प्रश्नों की ये सीरीज होगी जहाँ तक हमें बताया गया है। अब आगे चलिए, BITA बीटा एग्रीमेंट किस देश के साथ भारत ने किया है? तो देखिए बीटा एग्रीमेंट का संबंध किससे है? हमें जैसा याद आ रहा है कि ये भी यूपीएससी ने यह प्रश्न पूछा हुआ है, और हाल ही में ये संपन्न हुआ है, तो इससे लेकर आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए बीटा जो एग्रीमेंट है इसकी अगर हम बात करें तो किससे हुआ है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी यूरोपीय यूनियन, ऑप्शन सी जापान, या ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका जो सही जवाब है, इसका सही जवाब आपको याद दिलाएं, यूरोपीय यूनियन। कलर चेंज, यूरोपीय यूनियन इसका राइट आंसर है। भारत और यूरोपीय यूनियन ने ये साइन किया है। पिछले वीडियो में हमने आपसे चर्चा की थी कि यूरोपीय यूनियन से जब ब्रिटेन निकल गया तो कितने देश बचे? 27 देश इसमें बचे। ठीक है, यानी ब्रिटेन इसमें शामिल नहीं होगा। और देखेंगे एक चीज़ और आपको बता दें यहीं पर कि जो भारत का जो ट्रेड होता है, वो ट्रेड जो यूरोपीय यूनियन है ये सबसे बड़ा भागीदार है। सबसे बड़ा भागीदार यूरोपीय यूनियन है भारत और यूरोप ट्रेड का, और जो पूरा भारत ट्रेड करता है उसमें सबसे अधिक आर्थिक प्रबल भागीदारी यूरोपीय यूनियन की है। ठीक है, इतनी बातें अगर स्पष्ट है तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न भी आ गया, भारत का सबसे बड़ा आर्थिक साझेदार कौन सा है? ठीक है,
और बीटा एग्रीमेंट किस देश के साथ भारत ने किया है, ठीक है, वही प्रश्न है। तो देखेंगे इसमें आपको ऑप्शन मिला है चीन, अगला ऑप्शन है यूरोपीय यूनियन, अगला है इंडोनेशिया, अगला है अमेरिका। तो इसका सही जवाब आपको जैसा कि पता है, इसका सही जवाब है यूरोपीय यूनियन। यूरोपीय यूनियन में हमने बताया कि कितने हैं, 27 देश बचे हैं, पहले 28 देश थे। इसको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। किस चीज़ का नोबेल प्राइज दिया गया है, शांति का। ठीक है, आगे आइए। अब आज का 19वां प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न हमारा है कि जो एपिडेमिक डिजीज एक्ट की कौन सी धारा कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान सरकार को सख्ती का आधार बनी, ठीक है, ये आपको बताना है। ये देखिए यहाँ से गलत टाइपिंग हो गया है, ये गलत टाइपिंग है, केवल उतना ही प्रश्न है। एपिडेमिक डिजीज एक्ट की कौन सी धारा कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान सख्ती का आधार बनी। तो इसको देखो, आंसर अगर हम बात करेंगे तो देखिए सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन 22। ऑप्शन ए में है सेक्शन 2, ऑप्शन बी में है सेक्शन 22, ऑप्शन सी में है सेक्शन 6 एंड ऑप्शन सी में डी में है सेक्शन 3। तो देखेंगे लगातार ये न्यूज में था, ये एक बड़ी खबर थी। जब से कोरोना लगा है, जब से सरकार ने लॉकडाउन लागू किया है, तो इसी एक्ट को बेस बनाकर लॉकडाउन लागू किया गया है। ये एक्ट कब का है, ये एक्ट है 1897 का। बहुत पुराना ये एक्ट है, ये आपको जानना बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस पुराना ब्रिटिश काल का ये एक्ट है जिसके तहत आज भारत सरकार ने यूज किया। और इस एक्ट की अगर हम बात करें तो इसे महामारी एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। 1897 में अंग्रेजों ने इसे बनाया था। और इसकी जो सेक्शन 2 है, इसकी जो धारा 2 है या सेक्शन जो 2 है, उसमें तहत ये महामारियों के दौरान यह प्रावधान किया गया है कि शक्तियाँ राज्य नागरिकों पर उनके फंडामेंटल राइट को रोक सकती है। ठीक है, ये बात थी आपकी एपिडेमिक डिजीज एक्ट में जो 1897 का है। और इसमें कौन सी धारा लगाई गई जिसका यूज किया गया, धारा 2। आइए आगे चलते हैं यहाँ से। आज अब तक 19 प्रश्नों को हमने डिस्कस किया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो आज का अंतिम और 20वां प्रश्न होगा। RT-PCR बहुत ही महत्वपूर्ण है, न्यूज में रहता है। जब से कोरोना आया है ये न्यूज में लगातार बना हुआ है। इसको लेकर क्या प्रश्न हमने बनाया है, देखिए प्रश्न बना है RT-PCR कोरोना के समय लगातार खबरों में देखा गया है। इसके तहत निम्न में से किस बीमारी की जांच नहीं की जा सकती। एक अच्छा प्रश्न है। इसको आपको सबको पता है कि ये जो कोविड-19 है, इसकी जांच RT-PCR से की जा सकती है, इसलिए हमने उसको ऑप्शन में ही नहीं दिया। अब हमारे पास 4 ऑप्शन है कि कौन सी ऐसी बीमारी है जिसको RT-PCR से चेक नहीं किया जा सकता। तो आइए इन चारों ऑप्शन में सही का जवाब को चुनते हैं। ऑप्शन ए एड्स, ऑप्शन बी इबोला, ऑप्शन सी जीका एंड ऑप्शन डी तपेदिक। तपेदिक को टीबी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो देखेंगे जो थोड़ी सी बेसिक बताया था कि आपको उत्तर अपने आप पता चल जाएगा। जो RT-PCR होता है, इससे केवल उन्हीं बीमारियों की जांच हो सकती है जिनका जेनेटिक मटेरियल RNA होता है। DNA ना हो, RNA जिनका जेनेटिक मटेरियल हो, केवल उन्हीं को RT-PCR से पता किया जा सकता है। तो आपको याद होगा कि जो एड्स का वायरस है, ये RNA से DNA बनाता है, यानी इसका भी जेनेटिक मटेरियल क्या है, इसका जेनेटिक मटेरियल आप देखेंगे RNA है। इसी तरह आपको बात करें तो जो इबोला है, इसका भी जेनेटिक मटेरियल है RNA, और जो जीका वायरस है, इसका भी जेनेटिक मटेरियल RNA है। आप लोगों को पता है ये तीनों वायरस से होते हैं। जबकि जो तपेदिक है, जिसे टीबी के नाम से जाना जाता है, ये एक बीमारी है। किससे हो रही है, ये हो रही है बैक्टीरिया से। ठीक है, तो यानी ये आपका नहीं होगा और सही जवाब आपका कौन सा होगा, इन चारों में डी तपेदिक। तपेदिक को RT-PCR से नहीं पता किया जाता, इसकी जांच के लिए नहीं है। अगर अन्य उदाहरण और हम बताएं तो आप देखेंगे चिकनगुनिया को भी जो वायरस होता है वो भी आप देखेंगे RT-PCR से उसका पता किया जा सकता है। आप देखेंगे कोरोना, जिसे SARS-CoV-2 जो वायरस इसका है, SARS-CoV-2 के नाम से जाना जाता है, जिसको WHO ने नाम दिया है अलग कोविड-19। तो कोविड-19 बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो चुका है लोगों की, क्योंकि ये बार बार खबरों में रहता है इसी नाम से। इस नाम से नहीं रहता है, SARS-CoV-2 के नाम से, इसलिए आप इसको भी ध्यान रखेंगे।
सकती है। क्या? SARS-CoV-2। तो इससे भी आप RT-PCR से इसकी जांच हो सकती है। ठीक है, तो आज इतनी डिटेल थी आज की वीडियो में जो आपने देखा। आपको हमारे करंट अफेयर गुड नाइट करंट अफेयर शो में अगर आपने हमारे करंट अफेयर को ज्वाइन किया, सोने से पहले आपने देखा, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अगर नहीं देखा तो आप सुबह भी देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप जितनी बार देखेंगे उतनी बार ही आप अच्छा फील करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दीजिए आज क्या रुकेंगे हम अपनी वीडियो में, यहीं पे मिलेंगे आपसे हम फिर कल सेम टाइम इसी टाइम करंट अफेयर प्रोग्राम में। लेकिन इसके पहले भी हमारे 3 प्रोग्राम और चल रहे हैं जिन्हें आपको ज्वाइन जानना जरूरी होगा और ज्वाइन करना भी। पहला, हम 9 बजे बेसिक क्लास लेकर आते हैं लाइव, जहां पर हम आधुनिक भारत के इतिहास की बात कर रहे हैं। दूसरा, हम लेकर आते हैं यूपी स्पेशल के बारे में, जहां पर हम ठीक दोपहर 2 बजे लाइव लेकर आते हैं। और तीसरा जो आपके सामने है, ये गुड नाइट करंट अफेयर शो है, जहां पर हम बात करते हैं रात्रि में, सामने कह लें रात्रि ना कहें 8 बजे 20 करंट अफेयर क्वेश्चनों की, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दीजिए आज्ञा अपने मित्र रमेश चंद्र को। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।